मैं हैरान हूं कि मैं पहली दफा देख रहा हूं कि 1971 के बाद पहली दफा हमारा फौजी अदारा जो है वो इतना इतना डिमोरलाइज, एक कोने में उसको छुपा के, और जिस तरीके से गालियां दी जा रही हैं। अगर हम इसराइल को तस्लीम कर लेंगे तो फिर हमें कश्मीर के ऊपर अपने इस मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ेगा। ये तो हमें उस वक्त चाहिए था जब हमने बांग्लादेश को तस्लीम किया। वो किस उसूल पर तस्लीम किया गया था? यानी वो तो हमारी सरजमीन थी, उसका नाम पाकिस्तान था। जब आप शिकस्त खा गए, तो शिकस्त खाने के बाद अब वहाँ एक हुकूमत वहाँ के लोगों ने कायम कर ली। अब आप क्या करेंगे? बहुत सी चीजें ये जरूरी नहीं होता कि डिजोरो तस्लीम की जाए, डिफेक्टो तस्लीम करना नागुज़ीर हो जाए। उनको तस्लीम करके फिर जो कुछ आपका मौक़िफ़ है आप उसको मनवाने की तैयारी करें। तो अगर मिसाल के तौर पर हमारा मौक़िफ़ ये है कि इसराइल को वहां नहीं होना चाहिए, तो वो सिर्फ ताकत के साथ हो सकता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। क्योंकि जब हम मफ्तू हो गए तो जो ताकतें इस वक्त दुनिया पर हुकूमत कर रही हैं, ये एक बिल्कुल रेटरिक है जो लोग कहते हैं कि इतने मुल्क आज़ाद हो गए। कोई मुल्क आज़ाद नहीं है। दुनिया में जो पहली और दूसरी जंग अज़ीम के फातिहीन हैं वही हुकूमत कर रहे हैं। अलबत्ता उन्होंने बराह रास्त हुकूमत का तरीका छोड़ दिया है, एक आलमी इदारा बना दिया है जिसमें उनको वीटो का हक है, और वो अपने मफादात को सामने रख कर उस हक को इस्तेमाल भी करते हैं और अपने गलबे को कायम भी रखते हैं। इस हकीकत को तस्लीम करके हमें अपनी तामीर करनी है, और जब हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम दुनिया से अपनी बात मनवा सकें तो मनवा लेंगे। जिस वक्त आपके पास कुव्वत आ जाती है, वो कुव्वत क्या है? आज के ज़माने में वो कुव्वत है इल्म की कुव्वत। यानी ये दौर अब बिल्कुल मुख्तलिफ दौर हो चुका है। कौमों की तरक्की में और ज़वाल में बुनियादी किरदार इल्म और अखलाक की बर्तरी का होता है। तो अगर हम इसमें बर्तरी हासिल करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ते खोल देगा। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तिल्कल अय्यामुल नुदाविलुहा बैनन नास। दुनिया की कौमें स्टेज पर आती रहती हैं, वहाँ से रुखसत होती रहती हैं। हम रुखसत हो चुके हैं दुनिया में गलबे की स्टेज से। तो इस वक्त जिन कौमों का गलबा है उन्हीं के फैसले नाफिज होंगे, उन्हें ना मानने से कुछ हासिल नहीं। हम बात कर लेते हैं लद्दाख के मामले पर। G20 समिट के हवाले से एक ऐलान ये हुआ इंडिया की तरफ से कि पहले तो ये कहा था कि कश्मीर, उसके बाद जब पाकिस्तान और चाइना की तरफ से प्रोटेस्ट हुआ इसके ऊपर और चाइना ने कहा कि वो शायद नहीं शामिल होगा, इस तरह की बात हुई, तो फिर उन्होंने एक और ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब हम लद्दाख में भी करवाएंगे। अच्छा, इसी के साथ फिर ये भी देखने को मिला कि जो इस वक्त एक मीटिंग हुई है, क्योंकि थर्सडे फ्राइडे G20 समिट से पहले जो एक फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी वो बाली में हुई, और उसका एक अहम ऐलान जो वहां पे ऐलान कह लें या जब बातचीत हुई है, तो उसमें दोनों तरफ के फॉरेन मिनिस्टर ने, मिस्टर वैंग और मिस्टर जयशंकर की तरफ से जो LSE है इसके ऊपर कहा गया है कि एंगेज करें, यानी ये कि उसको जल्द जो रेजोल्यूशन है उसकी कॉल फॉर अर्ली रेजोल्यूशन ऑफ LSE। आप क्या देख रहे हैं कि क्या चाइना और भारत करीब आ रहे हैं या उनके आप कॉन्फ्लिक्ट को दूर होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त चाइना पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। अमेरिकन जो उन्होंने 2-3 क्वाड बनाए हैं, एक तो क्वाड उन्होंने इंडो चाइना जो इंडो पैसिफिक के हालात से बनाया था, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ। दूसरा, पिछले दिनों उन्होंने एक और क्वाड जिसमें उन्होंने I2 और U2 जिसमें किया इजराइल और इंडिया, और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और उसके बाद यूनाइटेड अरब अमारात, वेस्टर्न एशिया। तो वो जो प्रेशर है उसका जो अमेरिका की तरफ से क्रिएट किया जा रहा है, चाइना उसकी वजह से थोड़ा सा घबराया है। चाइना, एक तो आपको पता है शंघाई जो है दोबारा लॉकडाउन में गया, और इकोनॉमिक देख रहे हैं वो इस प्रेशर को वो, और दूसरा जो इंडिया को हर क्वाड में जो अमेरिका साथ रखता है, तो चाइना के अंदर एक ऐसे ग्रुप मौजूद हैं जो ये चाहते हैं कि चाइना के साथ रिलेशनशिप बेहतर किए जा सके। दूसरा, मैंने कई दफा आपको ये बताने की कोशिश की है कि चाइना का हर जो डिसीजन होता है उसके पीछे फाइनेंस रिलेटेड चीजें होती हैं। उसमें 2 क्वेश्चन आते हैं कि चाइना अफोर्ड कर सकता है कि भारत को एज ए कस्टमर लूज कर सके? मेरे ख्याल में नहीं। चाइना अमेरिका को लूज कर सकता है एज ए कस्टमर? नहीं। तो वो उस तराजर में देखा जाए तो अगर 2 और 2 जमा करें, जो भारत के अंदर से भी ये आवाजें आती हैं कि चाइना के साथ रिलेशनशिप ठीक किए जाए, और दूसरा चाइनीज जो अपने अमेरिकन प्रेशर को डिफ्यूज करने के लिए भारत के साथ इस तरह के एग्रीमेंट कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त नॉन एक्टिव फैक्टर है अपने पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, और कंप्लीटली आइसोलेटेड है।
किसी तरफ से भी पाकिस्तान को प्रेशर इंडिया पर क्रिएट करने से कासर है इस वक्त। तो इस वक्त भारत जो है वो जो मर्जी करे, और उनका जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर है, हु इज कैरियर डिप्लोमेट, नॉट अ पॉलिटिकल अपॉइंटी, ही इज अ फुल टाइम डिप्लोमेट है, वो एक एक दिन में 4-4 मुल्कों के दौरे कर रहा है। और भारत की पोजीशन जो है वो जो उन्होंने एक दुनिया में पिक्चर ड्रा करने की कोशिश की है टू बिकम अ रीजनल पावर, और जो उन्होंने अमेरिका को ये आइडिया सेल किया है कि वी कैन बी अ बेटर पार्टनर इन दिस रीजन अगेंस्ट चाइना, ये सारी उसकी कामयाबियों के उनके समरात हैं। जो लद्दाख के में आज चाइना बैठ रहा है, जो कश्मीर को वो शोकेस करना चाहते हैं, दे आर ओवर कॉन्फिडेंट राइट नाउ, और दे आर प्लेइंग ओवर कॉन्फिडेंट। उसमें मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा शॉक होगा कश्मीर काज को। इट विल बी अ बिग शॉक फॉर द पाकिस्तान, और इट इज पॉसिबल। और जिस पहले आपको मैंने पहले कहा था कि G20 की मीटिंग जो है वो लद्दाख में रखेंगे या चाइना में रखेंगे, और उसके बारे में भारत के अखबारों में मैंने बहुत पढ़ा है कि वो शोकेस करना चाहते हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट चाहते हैं उस एरिया में, और दुनिया को बताना चाहते हैं कि ये politically there is nothing wrong in Kashmir, people are peaceful, भारत वहां तरक्की कर रहा है, तरक्की के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। So it will be a big shock for the Pakistan's foreign policy. एग्जैक्टली और साहिद साहब, इसमें यह भी हुआ कि इससे पहले पीएम मोदी की तरफ से जो है वो कॉल की गई दलाई लामा। आप जानते हैं कि पहले भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, एक मरतबा फिर उन्होंने उस तरफ से भी ताल्लुकात, वो देखिए आप डिप्लोमेटिक मूव्स कैसी जबरदस्त जो है वो हो रही है। हम तो अपने इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करते रहते हैं ना, जो कुछ हो रहा है वहां पे देखिए। तो साजिद साहब, मेरा इसमें सवाल मेरे ज़हन में ये आ रहा है कि इससे पहले हमने देखा कि ब्रिक्स में जो है वो चाइना ने पाकिस्तान को इंडिया के कहने पर नहीं बुलाया, लेकिन फिर पाकिस्तान ने क्या हुआ कि ये कहा कि भाई ये तो, उसने फिर कह दिया कि अच्छा चलें ये जो है कश्मीर में ये वाली आप क्यों करवा रहे हैं। लेकिन क्या अगर इस तरीके से मामला चलते रहे और दोनों जो कंट्रीज है उन्होंने अपनी रिजॉल्व कर लिए इश्यूज, तो फिर क्या आप नहीं समझते कि चाइना और पाकिस्तान के बीच जो है वो कुछ ऐसा मसला क्रिएट हो सकता है, अगर वो कि फिर पाकिस्तान जरा थोड़ा सा और समझेगा? नहीं, मैंने एक दफा पहले कहा था कि अगर भारत और चाइना अपने रिलेशनशिप ठीक कर लेते हैं तो आप अपनी भारत की दुश्मनी किसको बेचेंगे फिर आप? क्योंकि आप तो सिर्फ भारत की दुश्मनी कैश कराते हैं चाइना से, इससे आगे तो कुछ भी नहीं है उनके साथ। आपका अगर बॉर्डर चाइना के साथ ना हो और भारत के साथ दुश्मनी ना हो, आपका क्या ख्याल है चाइना आपके साथ एंगेज होगा? मेरे ख्याल में नहीं होगा, क्योंकि आपने सारी जिंदगी तो अमेरिकन आर्मामेंट खरीदे हैं, आप सारी जिंदगी अमेरिका के कैंप में रहे हैं। तो चाइना नोज के योर पॉलिसीज आर बेस्ड ऑन मनी। चाइना नोज के आपके डॉलर रिलेटेड चीजें होती हैं, और यहां से आपको जवाब मिलेगा तो आप अमेरिका या सऊदी के कैंप में जाके वहां मिलते तरले शुरू कर देंगे। आप इससे ज्यादा फिर क्या होना? क्योंकि हम तो वो कहते हैं हम तो पड़े हैं राहों में, जो हमें कर्जा देगा हम उसके साथ जाएंगे, जो पैसा देगा उसके साथ जाएंगे। मकसद है कि आपने उनको अफसोस जरूर है चाइनीज को कि आपने उनका $26 बिलियन आपने जो है वो लूटा उनसे सी पैक के बहाने, फिर उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं की। वो सिर्फ बेचारे आपका बॉर्डर साथ होने की वजह से, अफगानिस्तान की वजह से, आपके एटॉमिक पावर होने की वजह से और भारत की दुश्मनी की वजह से ब्लैकमेल हो जाते हैं। वरना अगर देखा जाए तो मेरा एक क्वेश्चन मार्क है, कई दफा मैंने पूछने की कोशिश की कि पाकिस्तान किसी मुल्क के साथ भी कोई अच्छा बुरा करने की पोजीशन में है? मेरा जवाब है नहीं, क्योंकि आपके इंटरनल हालात इतने खराब हैं। आप इंटरनल हालात से बचेंगे तो बाहर कुछ करेंगे। आप ना किसी को कुछ दे सकते हैं ना ले सकते हैं। हाँ, देते रहे हैं, आपने दहशतगर्दी को बहुत बेचा और बड़े पैसे बनाए। मैं समझता हूं पाकिस्तान के सेटबैक आजकल के हालात हैं, तो आने वाले दिनों में लोग किताबें लिखेंगे कि ये सारा कुछ शुरू हुआ था जब रशिया अफगानिस्तान में आया था, जब अमेरिका ने कंटेनरों में डॉलर भर भर के भेजे थे। उस दिन के बाद आपका डिक्लाइन शुरू हुआ है। आपने इस्लाम को बेचना शुरू किया, इस्लामिक जिहाद को बेचना शुरू किया, आपने पैसे बनाए। अब फिर भी आपको वो पैसे नहीं भूलते, आपको वो डॉलर जो कंटेनरों में आते थे वो नहीं भूलते। आपने उसकी खातर 80,000 पाकिस्तानी मरवाया कि दोबारा डॉलरों की बारिश शुरू हो। आपने उसके पीछे आज भी वो ख्वाब आप देख रहे हैं। आपने दूसरा ख्वाब है, आप चाहते हैं कि आपका एटॉमिक बम जो है आप उसकी वजह से आपको कैश देते रहे। लेकिन मेरे ख्याल में अब दुनिया मजीद इस वक्त स्लगिश है। आलिया, मैं इस वक्त वाशिंगटन डीसी में बैठा हूं। बोरिस येल्सन की बात करें तो उस पर अगर आप देख लें, अमेरिका में जो बाइडेन के हालात देख लें, MBS चाइना रशिया को देख रहा है। रशिया ने यूक्रेन के अटैक करने के बाद $24 बिलियन बनाया अपना तेल
इंडिया को और चाइना को बेचकर, हालांकि अमेरिकन सैंक्शंस वहां पे काम नहीं कर रही हैं। इस वक्त हालात देखे सप्लाई चेन रिस्टोर नहीं हो रही, यूक्रेन चाइना जो है वो एक और क्राइसिस चल रहे हैं। अमेरिका एक मजजूब कंट्री, कमजोर कंट्री है, अपना रोल अदा एज अ सुपर पावर नहीं कर पा रहा। तो सारी दुनिया को बुखार है। आपके एटॉमिक वाली चीजों को लोग कितना अरसा आपको पैसे देते रहेंगे, लेकिन जब तक आप नेशनलिज्म को प्रमोट नहीं करेंगे, शराफत और किरदार को प्रमोट अपनी सोसाइटी में नहीं करेंगे, यू वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव।